कोलैटरल। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि एक डीपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव भी रहती है। फिल्म शुरू होती है ग्रे हेयर्ड आदमी से जो चलते हुए एक और आदमी से टकरा जाता है। वो दोनों अपने सूटकेसेस बदल लेते हैं। दूसरी तरफ एक टैक्सी ड्राइवर शाम के वक्त टैक्सी चलाता है। उसकी गाड़ी में एक लड़की बैठती है और डाउनटाउन जाने का कहती है। मैक्स कहता है 105 के रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे और 110 से जाएंगे तो जल्दी नहीं पहुंच सकते। वो लड़की कहती है अगर तुम गलत हुए तो। वो दोनों इस पर बेट लगा लेते हैं। मैक्स कहता है अगर मैं गलत हुआ तो तुम्हारी राइड फ्री है। वो जल्दी पहुंचने वाले होते हैं तो लड़की कहती है तुम ठीक थे और मैं गलत। उसका नाम एनी होता है। वो कहती है एक्स्ट्रा पैसे तुम्हारे हुए। मैक्स कहता है नहीं, तुम ये एक्स्ट्रा पैसे रखो और अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लेना। वो दोनों बातें करने लगते हैं और मैक्स बताता है कि वो ये काम सिर्फ पार्ट टाइम कर रहा है ताकि वो अपने बिल्स पे कर सके। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बाकी प्लान्स क्या हैं, मुझे बताओ। मैक्स कहता है कि वो अपना लिमो बिजनेस करना चाहता है और ये काम सिर्फ पार्ट टाइम कर रहा है। फिर वो उस लड़की के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि तुम एक लॉयर हो। वो इम्प्रेस होती है। मैक्स उसकी ड्रेसिंग, पर्स, हर चीज़ की डिटेल्स बताता है जिससे उसे पता चला कि वो एक लॉयर है। वो किसी बड़े केस पर काम कर रही होती है। उसे लगता है कि वो केस हार जाएगी और उसके लिए वो तैयार नहीं है। वो जाते हुए मैक्स को अपना नंबर दे जाती है। रात में वही ग्रे हेयर वाला आदमी मैक्स की गाड़ी में बैठ जाता है और मैक्स से पूछता है पहुंचने में कितनी देर लगेगी। मैक्स बताता है 7 मिनट लगेंगे। वो कहता है अगर तुम गलत हुए तो मुझे फ्री राइड दोगे। मैक्स कहता है नहीं, मैं फ्री राइड के ऑफर पहले ही एक लड़की को दे चुका हूँ। मैक्स पूछता है एलए में पहली दफा आए हो। वो कहता है नहीं, लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बेढंगा और डिस्कनेक्टेड है। यहाँ 17 मिलियन लोग रहते हैं। अगर ये एक कंट्री होता तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी होता और कोई शख्स किसी दूसरे को नहीं जानता। मैं एक आदमी के बारे में पढ़ रहा था जो मेट्रो में चढ़ता है और मर जाता है और 6 घंटे तक उसमें राइड करता रहता है। लोग उसके पास बैठते रहे और उठते रहे और किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि वो मर गया है। वो मैक्स से उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। मैक्स बताता है कि वो ये सिर्फ टेम्परेरीली कर रहा है। उसका एक बिजनेस प्लान है, वो उस पर काम कर रहा है। वो ये काम 12 साल से कर रहा है। वो मैक्स को बताता है वो यहाँ एक रियल एस्टेट डील करने आया है जो एक रात में क्लोज हो जाएगी। उसे 5 जगहों पर जाना है, कुछ सिग्नेचर लेने हैं और कुछ दोस्तों से मिलना है और सुबह 6 बजे एलए से चले जाना है। वो उसे इस काम के 600 देगा और उन दोनों की डील हो जाती है। वो मैक्स से उसका नाम पूछता है और उसे अपना नाम विंसेंट बताता है। मैक्स विंसेंट का इंतजार कर रहा होता है कि उसकी गाड़ी पर एक डेड बॉडी आकर गिर जाती है। वहां विंसेंट आ जाता है और मैक्स समझ जाता है कि विंसेंट एक हिटमैन है। विंसेंट गन निकाल लेता है और मैक्स से डेड बॉडी को कार की डिक्की में डालने का कहता है। मैक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होती। उनके वहां से जाने के बाद क्राइम सीन पर पुलिस ऑफिसर फैनिंग आ जाता है और क्राइम सीन को रिपोर्ट करता है। विंसेंट मैक्स को अगला स्टॉप बताता है। मैक्स कहता है मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें जगह जगह लेकर जाऊं और तुम लोगों का मर्डर करते फिरो, ये मेरी जॉब नहीं है। विंसेंट कहता है आज रात तुम्हारी यही जॉब है। वो आदमी विंडो के सामने आ गया और नीचे कैब पर गिर गया। तो हम प्लान बी पर चल रहे हैं। हमें हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। डार्विन, ईचिंग, ये सब यही बताते हैं। हालात के मुताबिक खुद को ढालो। मैक्स पूछता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। विंसेंट जवाब देता है कुछ भी नहीं, मैं आज रात ही उससे मिला था। मैक्स कहता है तुम उससे पहली बार मिले और तुमने इस तरह उसको मारा। विंसेंट जवाब देता है मुझे लोगों को मारने से पहले उनको अच्छे से जानना चाहिए। यहाँ से फिल्म में एक हिटमैन का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। विंसेंट कहता है तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है। इस प्लेनेट पर 6 बिलियन लोग हैं। तुम एक आदमी के मरने से परेशान हो गए हो। दुनिया में सूरज डूबने से पहले हजारों लोग मर जाते हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में पलक झपकते लाखों लोगों को जान से मार दिया गया था। किसी को कोई परवाह नहीं। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है मैक्स? क्या तुमने एमनेस्टी इंटरनेशनल या ऑक्सफैम या ग्रीन पीस को ज्वाइन किया है? मैंने सिर्फ एक मोटे आदमी को क्या मारा, तुम गुस्से से पागल हो गए हो। मैक्स कहता है मैं उन लोगों को नहीं जानता। विंसेंट जवाब देता है तुम डिक्की में मौजूद आदमी को भी नहीं जानते। वैसे भी वो एक क्रिमिनल था। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और गाड़ी रोड साइड पर खड़ा करने का कहती है। वो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारी विंडशील्ड पर खून है। मैक्स कहता है मैं एक डियर से टकरा गया था। ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी कैब सेफ नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटी पर जरूरी काम आ जाता है तो उन्हें वहां से जाना पड़ता है। वो मैक्स को चालान करते हैं। वो दूसरे स्टॉप पर आते हैं तो विंसेंट जाने से पहले मैक्स के हाथ स्टीयरिंग व्हील के साथ बांध देता है। मैक्स की कैब का मालिक फोन कर देता है क्योंकि उसे पुलिस ने कार की विंडशील्ड टूटने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। वो मैक्स से उसके पैसे मांगता है। विंसेंट गुस्से में आकर खुद उससे बात करने लग जाता है और कहता है वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा।
विंसेंट कहता है कि वो अल्बर्ट रिकार्डो है, वो असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी है। मैं तुम्हारी डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल में रिपोर्ट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि कॉलेजियन पॉलिसी इस सारे नुकसान को भर देगी। कैब का मालिक इस पर डर जाता है। विंसेंट अपना काम करने चला जाता है। मैक्स अपने आप को छुड़ाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि कोई उसे बचाने आए। वहां से दो आदमी आकर मैक्स को बचाने के बजाय गन निकाल लेते हैं और उसका वॉलेट और विंसेंट का ब्रीफ केस चोरी कर लेते हैं। इतने में विंसेंट वापस आ जाता है और उन चोरों को वही मार देता है और अपना ब्रीफ केस और मैक्स का वॉलेट ले लेता है। विंसेंट समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो मैक्स से कहता है, अगर तुम लोगों की अटेंशन लोगे तो वो मारे जाएंगे। विंसेंट मैक्स को एक म्यूजिक प्लेस पर लेकर आता है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग आज से 10 साल बाद भी यही कर रहे होंगे। उनकी रूटीन, जगह और काम एक ही रहेगा। वो कुछ भी बदलते नहीं हैं क्योंकि वो सेफ रहना चाहते हैं। 10 साल, आपको अगले 10 मिनट का भी पता नहीं होता कि आप कहाँ होंगे। वो उस म्यूजिशियन से बात करने लगता है। उसका नाम डैनियल होता है। और जब क्लब खाली हो जाता है तो विंसेंट उसके साथ सीरियस हो जाता है और कहता है कि इतनी अच्छी कहानी है, मैं ये कॉली कान और कॉटेहैना के लोगों को सुनाऊंगा। वो म्यूजिशियन सीरियस हो जाता है। विंसेंट डैनियल से कहता है कि मैं तुमसे जैज के बारे में एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विंसेंट सवाल पूछता है, माइल्स ने म्यूजिक कहाँ सीखा था? वो जवाब देता है, 1945 में जूलियार्ड स्कूल ऑफ म्यूजिक, न्यूयॉर्क से। विंसेंट उसे वहीं गोली मार देता है। उसका जवाब गलत था। वो 1 साल से पहले जूलियार्ड से ड्रॉप हो गया था। वो 52 स्ट्रीट में चार्ली पार्कर से मिला और उसने 3 साल उसे म्यूजिक सिखाया। मैक्स गुस्से में वहां से चला जाता है। विंसेंट उसका गला पकड़ लेता है। इतने में उसकी कैब का मालिक उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हारी माँ बार बार कॉल कर रही है, तुम कहाँ हो, तुम आए क्यों नहीं, तुम ठीक हो ना? मैक्स बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। विंसेंट कहता है कि अगर तुम आज नहीं जाओगे तो रूटीन ब्रेक हो जाएगी। इससे लोगों को शक हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। हॉस्पिटल जाकर विंसेंट फूल खरीदने का कहता है। मैक्स कहता है उससे पैसे जाया होंगे, उसके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। विंसेंट कहता है उसने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा। लोग फूल खरीदते हैं तो फूल खरीदो। मैक्स अपनी माँ से मिलता है तो वो उस पर गुस्सा करती है। मैक्स कहता है मैं फूल लाया हूँ। वो जवाब देती है, मैं इनका क्या करूंगी? तुम फजूल चीजों पर पैसे खर्च करते रहते हो। मैक्स कहता है मैं नहीं लाया, विंसेंट लाया है। वो कहती है तुम मेरे लिए फूल लाए हो, ये बहुत खूबसूरत है। मैक्स हैरान हो जाता है। वो बहुत प्यार से उसकी माँ से मिलता है। वो विंसेंट से इम्प्रेस हो जाती है। तुम्हें मेरे बेटे से कुछ भी करवाना है तो तुम्हें उसके सर पर गन रखकर करवाना पड़ेगा। वो कहती है मैक्स ने जीरो से शुरू किया था और आज देखो, लिमोजीन कंपनीज। वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। इतने में मैक्स उसका ब्रीफ केस पकड़कर वहां से भाग जाता है। मैक्स और विंसेंट भागने लगते हैं लेकिन मैक्स रोड के ऊपर ब्रिज पर जाकर विंसेंट का ब्रीफ केस नीचे फेंक देता है और विंसेंट का सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिटेक्टिव फैनिंग हॉस्पिटल में रिमोन को ढूंढने आता है जहां डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। उसे रिमोन नहीं मिलता क्योंकि वो मैक्स की डिक्की में होता है। लेकिन वहां सिल्वेस्टर क्लार्क की भी डेड बॉडी होती है जिसे देखकर फैनिंग अलार्म हो जाता है। फैनिंग को समझ आ जाती है कुछ तो चल रहा है। विंसेंट उसे लेमोस का ताना देता है। मैक्स कहता है फिर मत शुरू हो जाना। वो सिर्फ वही सुनती है जो वो सुनना चाहती है। मैं उसे धोखा नहीं दे रहा। मैं जो कुछ भी करूं वो कभी काफी नहीं होता। विंसेंट कहता है वो अपनी गलतियां दूसरों में तलाश करते हैं। उन्हें अपना आप और अपनी जिंदगियां पसंद नहीं होती, इसलिए वो आपसे उम्मीदें लगा लेते हैं। मैक्स कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता? विंसेंट जवाब देता है मेरा बाप ऐसा ही था। मैक्स कहता है माएँ ज्यादा बुरी होती हैं। विंसेंट कहता है मुझे नहीं पता, मेरी माँ मेरे होश संभालने से पहले ही मर गई थी। मेरा बाप मुझे मारता था, ड्रिंक करता था और वो फोस्टर होम्स में रहा है। वो कहता है 12 साल टेम्पररी नहीं होते। वो मैक्स को अगले स्टॉप पर ले जाता है और खुद जाने के बजाय मैक्स को अंदर जाने का कहता है और कहता है जाकर फेलिक्स से मिलो। मैक्स पूछता है वो कैसा दिखता है? विंसेंट जवाब देता है मैं उससे कभी नहीं मिला। जिन लोगों ने मुझे हायर किया है ये उनका आदमी है। अंदर जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। तुमने मेरा काम खराब किया है, अब तुम ही सब ठीक करोगे। मैं गुमनाम रहता हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनके बॉसेस से है। ये लोग मुझसे नहीं मिल सकते। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अगर उन्हें पता लग गया कि तुम विंसेंट नहीं हो तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। और अगर तुम अंदर नहीं गए तो मैं हॉस्पिटल जाकर तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। मैक्स अंदर जाता है। फैनिंग और एलएपीडी के लोग गार्ड से मिलते हैं लेकिन वहीं फैनिंग सिक्योरिटी कैमरा में मैक्स की गाड़ी देख लेता है और उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। मैक्स फेलिक्स के पास जाता है और कहता है उससे लिस्ट गुम हो गई है। वो बहुत गुस्सा करता है। मैक्स कहता है कि मेरा पीछा किया जा रहा था तो मैंने जानबूझकर सब कुछ छोड़ दिया। इससे तुम्हारी जान बची है।
तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हालात बदलते हैं, उनके मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है। डार्विन, ईचिंग सबने यही लेसन दिया है। वो उसे उन सारे लोगों का बताता है जो विंसेंट ने मारे थे और ये इंप्रेशन देता है कि वो वही विंसेंट है और वो कन्विंस्ड हो जाते हैं। एलएपीडी कैमरा से मैक्स की फुटेज निकाल लेते हैं जब वो फेलिक्स से मिलने जाता है। फैनिंग मैक्स का लाइसेंस मंगवा लेता है और वीडियो में देखता है और उसे शक होता है कि कैब में उसके अलावा भी कोई है। एलएपीडी उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फैनिंग को पता चल जाता है कि वो विंसेंट नहीं है, बल्कि विंसेंट ने उसे किडनैप कर रखा है और अपनी टीम को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैक्स विंसेंट नहीं है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। एलएपीडी विंसेंट के अगले टारगेट को समझ जाते हैं और वो उसे बचाने जा रहे होते हैं। विंसेंट मैक्स से पूछता है, तुम उस लड़की को कॉल करोगे जिसने तुम्हें अपना नंबर दिया? मैक्स कहता है शायद। विंसेंट कहता है फोन पकड़ो और उसे कॉल करो। जिंदगी बहुत छोटी है, एक दिन ये चली जाएगी। मैक्स रास्ते में कैब रोक देता है। यहाँ विंसेंट के लिए एक शॉकिंग सीन होता है। कैब के सामने से कुछ जानवर गुजर रहे होते हैं। यहाँ दो एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज का क्लैश होता है। एक वो जिसके लिए जान की कोई अहमियत नहीं होती और एक वो जो जानवर की जान की भी कदर करता है। विंसेंट मैक्स को इस क्लब में ले जाता है जहाँ उसका अगला टारगेट होता है और उसे क्राउड में जाके खड़ा होने का कहता है। विंसेंट पहले उसके गार्ड्स को एक-एक करके मारता है और अपने टारगेट के करीब जाता है। वहाँ एलएपीडी और एफबीआई के लोग भी होते हैं। एक ऑफिसर मैक्स को पकड़ रहा होता है। मैक्स चिल्लाता रहता है कि मैं विंसेंट नहीं हूँ, मैं मैक्स हूँ। एफबीआई के लोग विंसेंट के टारगेट के गार्ड से लड़ रहे होते हैं। यहाँ एक गोली चल जाती है और लोग भागना शुरू कर देते हैं। एक ऑफिसर मैक्स को गोली मारने लगता है, लेकिन विंसेंट देख लेता है और वो उसे गोली मार देता है और मैक्स को बचा लेता है। फैनिंग मैक्स को पकड़ लेता है और कहता है कि वो जानता है कि वो विंसेंट नहीं है, मैक्स है। विंसेंट अपने टारगेट को मार देता है और बाहर निकल जाता है। फैनिंग मैक्स को बाहर लेकर जा रहा होता है, लेकिन विंसेंट उसे गोली मार देता है और मैक्स से कहता है मेरे साथ चलो। मैक्स डेस्परेट हो जाता है, वो टैक्सी चलाने लगता है। विंसेंट कहता है तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें बचाया है, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? मैक्स गुस्सा करता है कि तुमने उस ऑफिसर को मार दिया जिसने मेरा यकीन किया था। विंसेंट कहता है ओह हाँ, मुझे उसे बचाना चाहिए था क्योंकि उसने तुम्हारा यकीन किया था। मैं ये सब पैसे कमाने के लिए करता हूँ। वो उसे डाउनटाउन जाने का कहता है। मैक्स कहता है तुम मुझे मार कर कोई और कैब क्यों नहीं ले लेते? विंसेंट कहता है नहीं, तुम ये काम अच्छा करते हो। लोगों की तकदीरें जुड़ी होती हैं, कॉस्मिक कोइंसिडेंट्स होते हैं। मैक्स कहता है तुम हर वक्त बकवास करते रहते हो। विंसेंट कहता है तुम बकवास का पहाड़ हो और तुम ये बकवास खुद को भी बताते रहते हो। विंसेंट जिन लोगों को मार रहा होता है वो किसी केस के विटनेस होते हैं और ये बात वो मैक्स को बता देता है। मैक्स कहता है अच्छा तो ये वजह है। विंसेंट कहता है कोई वजह नहीं है। जिंदा रहने या मरने की कोई अच्छी या बुरी वजह होती ही नहीं। असल में किसी चीज की कोई वजह नहीं है। आप जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं। करोड़ों गैलेक्सीज हैं, अरबों सितारे हैं और हम इस स्पेस में गुम हैं। तुम, मैं या वो पुलिस वाला, कोई भी मरे कोई नोटिस नहीं करेगा। मैक्स कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई तुम्हारे सर पर गन रख ले और तुमसे पूछे कि बताओ उस शख्स के साथ क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो तुम तब भी ये काम नहीं कर सकोगे। उन लोगों को तुम्हें जान से मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि कोई इंसान क्या सोच रहा है। मेरे भाई, तुम हद से ज्यादा गिर चुके हो। तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा? विंसेंट जवाब देता है पूरे लॉस एंजलिस में मुझे मैक्स मिला जैसे सिगमंड फ्रॉइड को डॉक्टर रुथ मिली थी। शीशे में देखो, तुम एक दिन लेमो कंपनी बनाओगे। तुम एक दिन में कितना कमा लेते हो? एक रात तुम उठोगे और देखोगे कि वो दिन कभी आया ही नहीं और कभी आएगा भी नहीं और तुम बूढ़े हो जाओगे। ये कभी नहीं हुआ क्योंकि तुमने ये किया ही नहीं। वो चीज़ सिर्फ तुम्हारी यादों में रह जाएगी और तुम चेयर पर बैठकर बाकी सारी जिंदगी टीवी देखोगे। तुम मुझसे मर्डर्स के बारे में बात मत करो और ना ही उस लड़की के बारे में। तुम तो उसे कॉल भी नहीं कर सकते। तुम अभी तक कर ही क्या रहे हो? एक टैक्सी चला रहे हो। मैक्स कहता है क्योंकि मैंने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। मुझे देखना चाहिए था। मैं ये सब किसी भी वक्त कर सकता था, हर चीज को रिस्क में डाल सकता था। मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। वो तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। मैक्स को समझ आ जाती है कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने सारे टारगेट्स पूरे करने के बाद विंसेंट उसे भी मार ही देगा। विंसेंट उसे रुकने का कहता है, वो नहीं रुकता। वो कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, सब कुछ बेमानी ही तो है। वो कहता है मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने चीजों को पहले इस तरह कभी नहीं देखा। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता तो चलो ठीक है, सब खत्म कर देते हैं। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है ना।
वो कैब का एक्सीडेंट कर देता है और कैब उल्टी हो जाती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और विंसेंट भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर कैब की डिक्की में डेड बॉडी देख लेता है और वो मैक्स को हथकड़ी लगा रहा होता है। लेकिन मैक्स कैब में विंसेंट की हिट लिस्ट देख लेता है, जिसमें आखिरी टारगेट वही लड़की होती है जो मैक्स को अपना नंबर देकर जाती है। वो उस पुलिस ऑफिसर को वहीं बांध देता है और गन पकड़ लेता है और रास्ते में एक आदमी का फोन छीन लेता है। वो एनी को कॉल करके बताता है कि उसकी जान खतरे में है। मैक्स उसे बचाने बिल्डिंग में भाग जाता है और विंसेंट की तरफ गन करके उसे कहता है उसे जाने दो। विंसेंट कहता है तुम क्या ही कर लोगे। मैक्स गोली चला देता है जो विंसेंट को छूकर गुजर जाती है। वो गिर जाता है। मैक्स एनी को लेकर सबवे की तरफ भाग जाता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। विंसेंट भी ट्रेन के अंदर आ जाता है। मैक्स उसे अंदर आता देख लेता है। ट्रेन की लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है और वो दोनों दरवाजे के सामने खड़े होकर एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। विंसेंट को गोली लग जाती है और वो मरने वाला होता है। वो वहीं सीट पर बैठ जाता है। मैक्स और एनी उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। यहाँ एमटीए में एक आदमी मर गया था। तुम्हें लगता है कोई नोटिस करेगा? वो वहीं मर जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में स्टोरी से ज्यादा डायलॉग्स और इनकी फिलॉसफीज इंपॉर्टेंट है। इसमें नाइलिज्म और ह्यूमनिज्म का क्लैश दिखाया गया है, जो मैक्स और विंसेंट की शक्ल में हमें देखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें।